ओके। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें जो मैंने आप लोगों को दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था, तो प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें दी थी। एक हम मैंने दिया था आप लोगों को एसिड बेस बैलेंस, और दूसरा मैंने दिया था आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस तो आप लोगों का कंप्लीट हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थोड़ा बहुत किसी ने भी उसको सही प्रेजेंट नहीं किया है सो फार। तो दैट्स वाई उसको डिस्कस कर लेते हैं, एसिड बेस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। लेट मी ज्वाइन सम ऑफ यू गाइस इन द मीटिंग। कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं? अच्छा, गुड गुड। अच्छा, तो ये आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस बैलेंस के अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ये देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। एसिड बेस बैलेंस आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो, काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन हो गई है हमारी ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है, ये आप लोग को, ये जो कैल्शियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, ये सारा कुछ जो है ना, ये आज के इस लेक्चर में हम सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो कवर करने के लिए चलते हैं लेक्चर के ऊपर, कि लेक्चर में हम आज के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये जो हमारे पास लेक्चर है। अच्छा, जो जो बच्चे न्यू आ रहे हैं ना, वो अपना जो वॉइस है ना वो म्यूट करे। मेरे पास इधर मैं एक एक को म्यूट करूंगा तो ये फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? क्या मसला है? नो प्रॉब्लम सर, सही है, आप जारी रखिए सर। अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ बाकायदा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखें, बॉडी में हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के हर पार्ट में एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है वाटर, तो इट्स मीन आपके लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगी वो चीज़। दैट्स वाई फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए हम करते हैं। यार, ये कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, क्या सीन है ये? हमें तो आपकी आवाज सही आ रही है सर जी। उसको उसके नेट में मसला होगा सर। हाँ, यही है ना। बस ठीक है, मैंने उसको मैसेज कर दिया, ये उसको इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों से ये सारा कुछ ये कर रहा हूँ ना, ये शेयरिंग कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा, खैर। अच्छा, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे पास जो फ्लूइड है ये बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। ये जरा आप लोग सारे अपने आप को म्यूट करें ना, मुझे इधर शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, कुछ बच्चों की शोर आ रही है।
मैं विष्णुर, आप म्यूट हो जाओ ना, सर लेक्चर दे रहा है। चलिए मैंने कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। ओके, सो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही आपस में इसके इसलिए बैलेंस लाजमी है कि हमारे पास बॉडी में जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट है, यानी सेल के अंदर भी पानी चाहिए आपको, सेल के बाहर भी पानी चाहिए, लेकिन वो पानी जो आपको चाहिए ना वो बैलेंस फॉर्म में चाहिए। अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये बैलेंस कौन रखता है? ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट ही फ्लूइड को मेंटेन रखता है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या चीज़ है। तो बॉडी फ्लूइड हमारे पास है, योर बॉडी इज 66% वाटर, ये टोटल जो हमारे पास बॉडी है इसमें 66% वाटर होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, यानी जो डिफरेंट खाने होते हैं बॉडी के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उधर, able to move back and forth through the cell membrane to maintain an equilibrium। और इसमें ये होता है कि आपके सेल के अंदर या सेल के बाहर बीच में मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये एबिलिटी होती है कि आपकी इस फ्लूइड को ये क्या करती है, एबल टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड, यानी उसको जो है ना अंदर भी लेके जाती है और बाकी बाहर भी लेके जाती है। तो इसमें ये एबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में। तो दैट्स वाई अगर आपके सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाए और बाहर कम है तो उसको बाहर की तरफ मूव करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि ये आपकी इस फ्लूइड को मेंटेन रखती है। अच्छा, द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और जो हमारे पास कंपार्टमेंट्स होते हैं वो कितने किस्म की होती है? एक हमारे पास है इंट्रासेल्यूलर होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट होता है। इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट वो कंपार्टमेंट होता है जिसमें हमारे पास जो बिल्कुल सेल के अंदर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट वो होता है जो कि सेल के बाहर होता है। तो सेल के अंदर जो हमारे पास कंपार्टमेंट होता है वो 2/3 हिस्सा होता है, यानी अगर 100% है तो उसमें से 60% हमारे पास क्या होता है, तकरीबन 66% हमारे पास इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, और जो बाकी है 1 हिस्सा जो जो कि हमारे पास 33% बचता है, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। तो 3 हिस्सों में 2 हिस्से क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, और इसमें से एक हिस्सा क्या है, वो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। तो फ्लूइड इनसाइड द सेल, ये देख ले 2/3 ऑफ द बॉडी जो, और इधर देख ले इस साइड पे ये जो आप लोगों की ग्रीन सी नजर आ रही है, ब्लू सी है या किस तरह कलर है पता नहीं। फ्लूइड आउटसाइड द सेल 1/3 ऑफ बॉडी इज टू, यानी आउट ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल है। लेकिन इसमें एक दो चीज और भी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर। इंटरस्टिशियल हमारे पास क्या होता है, इंटरस्टिशियल जब हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यानी लेट सपोज एक टिश्यू हम लेते हैं, तो टिश्यू में हमारे पास सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो सेल्स के बाहर उस टिश्यू के अंदर, सेल्स के बाहर उस टिश्यू के अंदर जितनी जितनी स्पेस होती है अराउंड द सेल, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर स्पेस क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर हमारे पास वो स्पेस होता है जो इधर हमारे पास वेसल, वेसल के अंदर जो हमारे पास स्पेस होता है उसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लड होता है, यानी जितनी भी आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन है, वेना केवा है, या जितने भी बड़े बड़े आर्टरीज है या वेसल्स है, सबको हम कहते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस कहते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में हमारे पास जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। फिर हमारे पास है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, ट्रांससेल्युलर सेल्युलर फ्लूइड जिसमें हमारा सीएसएफ होता है, यानी जो कि कार्डियो, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं उसको, बैकबोन में पाया जाता है, वो होते हैं सीएसएफ। साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है हमारे पास, जॉइंट्स के दरमियान में जो फ्लूइड पाए जाते हैं फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस, वो भी हमारे पास होता है साइनोवियल फ्लूइड। इसी तरह हमारे पास फोर्थ लेक्चर में, फोर्थ नंबर स्लाइड में हमारे पास ये देख ले, तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा कुछ कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ये हमारे पास 40% ऑफ द बॉडी वेट है। 40% जितनी भी बॉडी वेट है ना, उस तकरीबन 24 लीटर वाटर,
ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जितना फ्लूइड है उस पे पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। 16% यानी ये तकरीबन 1 हिस्सा बन जाता है ना, 9.6 लीटर। तो ये हमारे पास है इंटरस्टिशियल यानी अराउंड द सेल। और प्लाज्मा जिसको हम इंट्रावेस्कुलर कहते हैं, ये हमारे पास पाए जाते हैं 4%। तो ये देख ले जरा, एक्स्ट्रावेस्कुलर, ये एक्स्ट्रावेस्कुलर में दोनों आते हैं, ग्रीन और ये पिंक। और ये जो हमारे पास येलोइश है, डीप येलोइश, ये हमारे पास आता है इंट्रावेस्कुलर में। तो इधर भी अगर आप देख ले तो ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर है, देखें। और ये सेल है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है सेल के इर्द गिर्द। और ये हमारे पास है वेसल के अंदर, ये सारा कुछ है इंट्रावेस्कुलर। अच्छा सर इसको थोड़ा जूम करें ना, थोड़ा जूम करें सर। ओके ओके, अब ठीक है। ठीक है सर। अब अच्छा यार ठीक आप है, लोग अपने लिए वेरिएशन इन बॉडी फ्लूइड हमारे पास एल्डरली में यानी हैव लोअर परसेंट ऑफ बॉडी वेट देन द यंगर एडल्ट। जो एल्डरली में हमारे पास यानी एल्डर लोगों में हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू यंगर पीपल, यानी उसमें ज्यादा परसेंटेज होती है उसकी फ्लूइड की यंगर पीपल के कंपैरिजन में। और इसी तरह हमारे पास वुमेन में हमारे पास हैव लोअर परसेंट टोटल बॉडी फ्लूइड देन मेन। मेल के बनिस्बत फीमेल में हमारे पास फ्लूइड ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास अगर आप देख ले तो फीमेल के अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर हमारे पास पाया जाता है, मेल के अंदर हमारे पास मसल टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं ना। तो इसकी वजह से ही, दैट्स वाई, इसकी वजह से हमारे पास बॉडी फ्लूइड इसमें ज्यादा होते हैं, मेल में ज्यादा होते हैं और फीमेल में कम होते हैं। हैव लोअर परसेंट टोटल बॉडी वेट देन मेल। देखिए मसल टिश्यू हैज मोर इनटू कंटेंट देन एडिपोज टिश्यू। और मसल हमारे पास किस में ज्यादा होते हैं? मसल टिश्यू हमारे पास मेल में ज्यादा होते हैं और फीमेल में कम होते हैं। तो दैट्स वाई मसल टिश्यू की ज्यादा होने की वजह से मेल में बॉडी फ्लूइड की परसेंटेज ज्यादा होती है। एडीमा, तो व्हाट इज एडीमा? देखिए ये जितनी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना अभी 6 नंबर स्लाइड तक, इसका मतलब ये है कि आगे आप लोगों को ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस समझ आ जाए कि यार ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है इसमें किस तरह जो है ना इलेक्ट्रोलाइट किरदार अदा करती है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड। तो कंडीशन इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेट, एडीमा क्या चीज है सिंपली मैं बता देता हूँ कि एडीमा हमारे पास जब भी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड की, तो इसको हम कहते हैं एडीमा। अगर वो एक्यूमुलेशन लोकलाइज होता है, एक जगह पे होता है, तो उसको हम लोकल एडिमा कहते हैं। और अगर वो ज्यादा ये सिस्टम में होता है, बड़े सिस्टम में मतलब सीवीएस सिस्टम में या रीनल सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज एडिमा। तो वो तो खैर बात की उसमें 2 टाइप से, लेकिन वो उसके ऊपर आप ना जाए, बस जस्ट एडिमा। एडिमा का मतलब ये है कि अगर बॉडी फ्लूइड मेंटेन ना रहे और एक जगह पे उसको इसकी एक्यूमुलेशन हो जाए, तो उसको हम एडिमा कहते हैं। फ्लूइड accumulate इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, इसमें मोस्टली इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जो है ना फ्लूइड accumulate होता है, समटाइम्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ lymphatic vessel और बाय लैक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और सोडियम रिटेंशन। देखिए सोडियम रिटेंशन के बाद आ गई ना इसमें। सोडियम का फंक्शन ये होता है कि हमेशा सोडियम वाटर को क्या करते हैं, अपने साथ खींचता है, अपने साथ वाटर को खींच के जो है ना एक जगह पे ये क्या करते हैं, एक जगह पे ये वाटर को जमा करते हैं। लेट सपोज एक कंपार्टमेंट में पानी कम है, तो उस पानी कम होने की उसकी उसको बैलेंस करने के लिए ये सोडियम क्या करेगा, वाटर को रिटेन करके दूसरी कंपार्टमेंट्स में उधर लाएगा। तो दैट्स वाई हमेशा सोडियम क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है। और उसके बदले में दूसरा जो है वो है पोटाशियम, जो कि वाटर डिटेंशन होता है, यानी वो पानी को धकेलता है।
और ये सोडियम पानी को रिटेन करता है, खींचता है। तो सम टाइम ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल क्या चीज़ है? जिस तरह हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, इस तरह लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज़ है? लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास ये एक फिल्टर सिस्टम है, जो कि आपके बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर करता है, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। और इसके अपने अपने वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, जिसमें है लिम्फेटिक डक्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडिमा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मेन किरदार किस चीज़ का होगा? सोडियम का होगा, क्योंकि सोडियम ही वाटर को खींचता है अपने साथ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, 7 नंबर स्लाइड है फ्लूइड बैलेंस। देखें, या तो अमाउंट इन होगा या तो अमाउंट आउट होगा, तब बैलेंस रहेगा ना। एक जगह पे ज्यादा है एक कंपार्टमेंट में, तो दूसरी कंपार्टमेंट में कम है, तो ज्यादा कंपार्टमेंट वाले से दूसरी कंपार्टमेंट में शिफ्ट होना, ये हमारे पास क्या बैलेंस है। तो या तो इन होगा या आउट होगा। तो आउट या इन होने की सूरत में वो जो फ्लूइड है वो बैलेंस रहेगा। एवरेज डेली इंटेक हमारे पास 2500 ml हम क्या करते हैं, तकरीबन डेली इंटेक करते हैं। 2500 ml हम क्या करते हैं, डेली इंटेक करते हैं वाटर की 2500। साथ साथ में मैं कुछ बच्चों को ज्वाइन भी स्टेटमेंट भी करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में खामोशी से हो जाता हूँ। ये कुछ बच्चे उसमें आ रहे होते हैं ना, दैट्स वाई। अच्छा, तो एवरेज इंटेक हमारे पास क्या है, 2500 ml, यानी तकरीबन डेली बेस पे हम 2500 ml वाटर लेते हैं। या तो वो फ्लूइड के फॉर्म में लेते हैं, या फूड के फॉर्म में लेते हैं, या मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, ये कैमरा बंद करे बेटा, ये बच्चे जो है ना, ये इधर लेक्चर पे फोकस करेंगे ना। अच्छा, एवरेज डेली इंटेक इज 2500 ml फ्लूइड्स, फूड एंड मेटाबॉलिक वाटर इसके फॉर्म में। और आउटपुट कितना होता है तकरीबन? वो होता है तकरीबन 2500 ml। यानी आप ये कह लें कि जितना हम उसको इंटेक करते हैं उतना ही हम उसको करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीशन में हम या तो यूरिन के फॉर्म में करेंगे, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, या हम करेंगे फीसिस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, यानी पखाने के फॉर्म में, या परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मीन स्वेटिंग के फॉर्म में। इस तरह हम ये एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इस तरह बॉडी फ्लूइड्स है, तो बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास लॉस ऑफ बॉडी 10% बॉडी फ्लूइड, 8% वेट लॉस सीरियस, ठीक है। अगर 10% टोटल बॉडी से अगर आप 10% बॉडी को फ्लूइड को लॉस करें ना, 10%, तो इसमें 8% वेट लॉस का खतरा होता है। 8% तकरीबन आपका वेट लॉस हो जाता है, जो कि सीरियस कंडीशन है। इसी तरह अगर 20% बॉडी फ्लूइड जो है ना वो खत्म हो जाए बॉडी से, तो इसमें 15% आपकी बॉडी वेट लॉस कर जाती है, जो कि फेटल है। जो कि फेटल है, फेटल मीन जानलेवा है, ठीक है। जानलेवा की सूरत में कौन आ गया, न्यू वॉइस किस कह रही है? अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम आउटपुट पावर नेसेसरी टू मेंटेन रीनल फंक्शन। तो ये तकरीबन एक घंटे में रीनल आउटपुट कितना होना चाहिए, यानी तकरीबन पर आवर नेसेसरी टू मेंटेन रीनल फंक्शन 13 ml सर पर आवर। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो डाइट की सूरत में लोग वेट लॉस करते हैं उसका क्या होता है सर? उसमें तो 20-30 किलो मतलब 20 से ज्यादा किलो वेट लॉस हो जाता है। एक मिनट जरा, मुझे क्या मतलब, रिपीट करे क्वेश्चन को जरा, बाद दोबारा रिपीट डाइट कर। डाइट की सूरत में जो लोग वेट लॉस करते हैं हाँ बिल्कुल। उसमें तो मतलब 20-30 किलो वेट बंदे का लॉस हो जाता है ना। तो उसमें मतलब ये फ्लूइड लॉस नहीं होता क्या डाइट में? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं होता ना, ये तो सिर्फ ओनली मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ ना। लेट सपोज एक बंदे जी को जो है ना डायरिया हुआ है ना, एक बंदे को डायरिया जी हुआ है या सर। वोमिट कर गए हैं, तो अचानक जो है ना अब्रप्टली उसके जी उसमें सर। डिहाइड्रेशन पाए जाते हैं ना, तो उसकी वजह से
बाकी तो फ्लूइड ये जो फूड की वजह से उसमें तो दिन लगते हैं, महीने लगते हैं ना, वो तो ऐसे नहीं होता कि जी अचानक जो है ना 1 या 2 दिन में बॉडी वेट जो है ना वो लॉस कर जाता है। लेकिन ये तो ऐसे कंडीशन है फ्लूइड जो कि अचानक जो है ना लॉस कर जाता है 20% या इस तरह, तो वो हमारे पास फिर जानलेवा होता है ना, फेटल होता है। ठीक है। ये ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं इसमें, यार इतना मसला बन गया है, क्या कीच कीच कर रहे हैं। ओके, जरा मुझे इन बच्चों को म्यूट करने दो ना। आवाज हकीकी सही तरह से। सबर करे, मैं ये बच्चों को म्यूट करता हूँ ना, ये बार बार निकल रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, कुछ न्यू आ रहे हैं, तो उसमें वो मेरी वॉइस जो है ना ये बीच में मैं चुप हो जाता हूँ, इसलिए कि उसको मैं म्यूट कर रहा हूँ, मुझे शोर आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये 8 नंबर स्लाइड तक हम पढ़ चुके हैं, 9 नंबर स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड गेन एंड लॉस, किस तरह जो है ना फ्लूइड गेन होता है और लॉस होता है। तो गेन की सूरत में आप क्या करते हो, फ्लूइड इनटेक 1500 ml, फूड इनटेक 1000 ml, यानी तकरीबन 1500 ml आप डायरेक्टली फ्लूइड लेते हो, बाहर से। और 100 ml, 1000 ml सॉरी, 1000 ml आप लेते हो किस फॉर्म में, 1000 ml आप लेते हो फूड के फॉर्म में। तो फूड के फॉर्म में जब आप लेते हो तो फूड के, जाहिर बात है फूड जब आप लेते हो तो बल्की फॉर्म में होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन सॉलिड फॉर्म का ये मतलब नहीं होता कि उसमें वाटर नहीं होता, उसमें वाटर भी डेफिनेटली होता है। तो वो वाटर कितना होता है, वो वाटर तकरीबन होता है, तकरीबन 1000 ml होता है। तो ये कितना बन जाता है, 1000 और 1500 ml कितना बन जाता है, ये बन जाता है 2500 ml। तो 2500 ml ये आपका एवरेज जो है ना इंटेक होता है वाटर का। ठीक है। इसी तरह ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और कौन आ गया, अच्छा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के पास में भी है। अब जरा सुने, सारे सुने सिर्फ, ठीक है। ये वैसे भी ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो सबके साथ मैं शेयर कर लूंगा, ये वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, लॉस किस तरह होता है, सेंसेबल इनसेंसेबल, यानी ऐसा लॉस जो आप सेंस कर सकते हो, वो हमारे पास है यूरिन के पाम में या स्वेट के पाम में। यूरिन के पाम में किस तरह है, यानी डेफिनेटली यूरिन जब एक्सक्रीट होता है तब आपको फील होता है ना कि मैं यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा हूँ। इस तरह स्वेट होता है तो भी आपको फील हो रहा है ना कि मुझे स्वेटिंग हो रही है। लेकिन इनसेंसिबल क्या है, जब आप स्किन से ऑपरेशन हो रही है ना, हो रही होती है स्किन से, तो आपको फील नहीं हो रहा होता। लंग से जब आप उसको जब वो करते हो तो वो भी आपको फील नहीं हो रहा होता। फीसिस भी आपको इसमें फील नहीं हो रहा होता कि वाटर जो है ना वो लॉस हो रहा है। ठीक है। ये दो है, गेन है और लॉस है। अच्छा, 10 नंबर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो देखिए अभी तक 10 नंबर स्लाइड तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को की माइंड को बना रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस तरह हो रहा है। तो पहली वाली चीज है, आप लोगों को जस्ट एक बेसिक है 9 नंबर स्लाइड तक। अभी थोड़ा बहुत हम आगे जा रहे हैं तो आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाएगी व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस 10 नंबर स्लाइड से। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स, concentration of individual electrolyte in the body fluid compartment is normal and remain relatively constant। देखें, ये जो डिफिनीशन है ना, ये बेस्ट डिफिनीशन है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट यानी हर एक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हर एक कंपार्टमेंट में नॉर्मल हो और रिलेटिवली कांस्टेंट हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी एक हमारे पास कंपार्टमेंट होता है इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट होता है, एक एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट होता है, लेट्स सपोज। तो अगर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है एक अमाउंट में, तो उसी अमाउंट में वो एक्स्ट्रासेल्युलर में भी मौजूद होना चाहिए। तब जो है ना, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ये बैलेंस में रहेगा। ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट आर डिजॉल्व्ड इन बॉडी फ्लूइड।
डेफिनेटली ये हमारे पास डिजॉल्व होते हैं, हल होते हैं बॉडी फ्लूइड में। सोडियम प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रासेल्युलर कैटायन। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स है ना, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सोडियम हमारे पास प्रीडोमिनेंटली ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं कैटायन के फॉर्म में, पॉजिटिव के फॉर्म में, एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सोडियम किधर मौजूद होता है प्रीडोमिनेंटली, तो आपने बताना है कि ये पॉजिटिव यानी कैटायन फॉर्म में मौजूद होता है एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट पे। और इसी तरह क्लोराइड हमारे पास क्या है, प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रासेल्युलर एनायन होता है, यानी वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में, प्रीडोमिनेंट वे में मौजूद होता है। ठीक है। इसी तरह पोटाशियम हमारे पास क्या होता है, प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रासेल्युलर बात तो हो गई ना, अब इंट्रासेल्युलर की बात करते हैं। तो पोटाशियम में हमारे पास, पोटाशियम जो हमारे पास है वो है प्रीडोमिनेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन यानी पॉजिटिव, एंड फॉस्फेट हमारे पास क्या होता है, प्रीडोमिनेंट इंट्रासेल्युलर एनायन होता है। इसी तरह एल्डोस्टेरोन वर्क्स एट किडनी टू बूस्ट रेगुलेट सोडियम एंड पोटाशियम लेवल। अब आपको ये पता चल गया कि यार हमारे पास कैटायन और एनायन एक्स्ट्रा प्रीडोमिनेंटली कौन कौन से मौजूद होते हैं, एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में और इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में। तो बाहर हमारे पास एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में कौन कौन से मौजूद है, एक्स्ट्रासेल्युलर में हमारे पास मौजूद होते हैं कैटायन है सोडियम, एनायन है क्लोराइड, और इंट्रासेल्युलर में हमारे पास मौजूद होते हैं कैटायन है फॉस्फेट और एनायन है हमारे पास पोटाशियम है कैटायन और फॉस्फेट है हमारे पास एनायन। ये देखें। तो इसी तरह इन चारों को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म चाहिए ना, यानी इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए। तो वो आगे आगे हम अभी पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरोन वर्क्स एट किडनी ट्यूब्यूल्स टू रेगुलेट सोडियम एंड पोटाशियम लेवल। अभी ये जो सोडियम है एंड पोटाशियम है, सोडियम और पोटाशियम दोनों हमारे पास कैटायन फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, कैटायन फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रासेल्युलर होता है, एक इंट्रासेल्युलर होता है। तो दोनों हमारे पास एल्डोस्टेरोन उसके ऊपर क्या करते हैं, किडनी के ऊपर, ट्यूब्यूल के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन किधर से रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड किधर मौजूद होते हैं, किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इधर से एल्डोस्टेरोन का ये फंक्शन है कि ये हमारे पास सोडियम और पोटाशियम को रेगुलेट करता है। अच्छा, ये जरा देख ले, ये स्लाइड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बीच में। ये स्लाइड इंशाल्लाह अगर आप लोगों को समझ आ जाए ना, इस स्लाइड इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो ये क्यों आ गया, इतना शोर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जरा देख ले, ये हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा, ये, और ये बीच में हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये है हमारे पास सेल फ्लूइड। देखें तो इसमें अगर आप देख ले तो ये पोटाशियम है, येलो निशान इसमें, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जरा देख ले तो इसमें क्लोराइड और सोडियम, सोडियम हमारे पास क्या है, क्योंकि ब्लड तो एक्स्ट्रा सेल्युलर है डेफिनेटली, तो इसमें सोडियम क्या है, प्रीडोमिनेंटली मौजूद है। देखें सोडियम क्या है, प्रीडोमिनेंट मौजूद है कैटायन फॉर्म में, और ये हमारे पास क्लोराइड मौजूद है एनायन के फॉर्म में, प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव के फॉर्म में, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को रीड करवा दिया ना। इधर से भी हमारे पास ये भी क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर है। तो ये दो जो हमारे पास कॉलम है, एक ये और एक ये पूरा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर है, और ये वाला जो है ये इंट्रासेल्युलर है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर में अगर आप देख ले तो सोडियम और क्लोराइड प्रीडोमिनेंटली मौजूद है, देखें। और इंट्रासेल्युलर में हमारे पास पोटाशियम, देखें पोटाशियम ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और साथ में हमारे पास फॉस्फेट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैटायन और ये है हमारे पास एनायन। तो ये हमारे पास इसमें